हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। और जब हम लोग जिंदगी के सफर के बारे में बात करते हैं, कुछ इंस्टेंसेस होती है। अब मैं लास्ट 1.5 साल का अगर इंस्टेंस लेता हूँ, मेरी लास्ट ट्रैवल हैड हैपेंड इन द February ऑफ 2020, जब मैं पूना गया था याद है एंड मुझे। दोस्तों से मिला था। दैट वाज वन थिंग विच आई ऑलवेज कीप ऑन रिमेम्बरिंग फॉर दिस लास्ट 1.5 years, जहाँ पे हमारी चीजें काफी चेंज हुई। और उसमें आई मेट ए वेरी क्लोज एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज जॉइनिंग मी टुडे। सो विश्वास इज जॉइनिंग फ्रॉम पुणे. So we have not been able to meet him for the last 1.5 years because neither I am able to travel or he is able to travel out from his thing. So we will talk about this and many other things which is there. So welcome Vishwas, and let's hear about your Zindagi Ka Safar. या नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार. मैं एक जिंदगी के सफर के बारे में एक बहिणा बाई का पुराना वाला गाना गाने वाला हूँ, जो सुमन कल्याणपुर जी ने गाया हुआ है। उसको मैं बांसुरी पे बजाने की कोशिश करूंगा, वाह, जो मेरा क्या अभी पहला प्यार है। गुड. वाह, सुपर्ब, वंडरफुल. थैंक यू, तो बताइए थोड़ा थैंक यू, जिंदगी थैंक के यू। सफर एंड हाउ डज दिस सॉन्ग रिलेट टू आपके जिंदगी के सफर के साथ. हाँ, दिस सॉन्ग कैप्चर्स दैट लाइफ इज ए बिटर स्वीट एक्सपीरियंस। हम्म. So let's talk about my life a little bit. So my life is nothing but comprising of everybody in my family. It is not me by myself alone. हम्म. It is a combination of everybody together. So हम्म. let me talk about my parents a bit. Yeah. My father, when he was 2.5 years old, he lost his mother. Oh. So he uh, was taken care by his atya, Hua, basically. And he used to call his father Mama. His Bua became his Ai, and his father became his Mama, just like his cousins. And within that, he lived very well. He was taken care by that, provided for everything. And when he became 18, he started working in LIC. In due course of time, he met my wife, my mom. My mom was a daughter of my one of the 7 children of my Ajoba. So he was in railways. Okay. So railway में वो सब जाते थे, and their life used to be disturbed every time. So my mom stopped studying after 7th standard. Oh. She took a break. बाद में जब वो नागपुर में आए, तो then she gave the 11th standard exam. And then शादी के बाद में she continued till BA. So उन दोनों का शादी होने के बाद में in due course of time I was born. हम लोग एक वाड़ा टाइप में रहते थे. So उस वाड़े में मैं यंगेस्ट था, मतलब तब. अच्छा. So everybody सबका used to लाडला. pamper me. आजू सबका बाजू लाडला. वाले सब लोग लेके मुझे गोदी में लेके घुमाने जाते थे. Everybody used to pamper me, and I had a very privileged life during that time. अभी भी है, मतलब. फिर जब बचपन में हमारी my mummy used to celebrate my birthdays like anything. तो हम लोगों को जो चौरंग रहता है, एक छोटा स्टूल, उसमें बैठाती थी वो. और दुनिया भर का स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सब डैडी लेके आते थे. वाह. और हमारी लूट करती थी.
and everybody used to look forward to our birthdays. So that was wonderful. I had a very privileged childhood. मेरी स्कूल जो है वो सिद्ध प्राथमिक बोल के है. हमारे एक नेबर मतलब वहां पर के सिद्धे बोल के है थे आजी. उन्होंने हमारे एक स्कूल शुरू किया था सिद्ध प्राथमिक. उन्होंने आके मेरे पिताजी को बोला, अरे राजा तुझ्या मुलांना माझ्या शाळेमध्ये पाठव. So that's how we ended up going into to Siddha Pradhamik School from first to fourth which place was it? कौन सा जगह पे थी ये? बर्डी में थी. बर्डी में थी. बर्डी में थी. तो वहां पर फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में था वो. उन्होंने एक वन बोनाफाइड वन बेनेवोलेंट पर्सन गेव हिज वाड़ा फॉर स्कूल. तो एक वाड़े में हमारी स्कूल भर्ती चलती थी. तो फर्स्ट टू फोर्थ था वहां पर था. Then I went to Hadas High School from 5th to 10th. और 11th में मैं शिवाजी साइंस में था. 11th 12th में BSc वहीं पे कंटिन्यू किया. तो ये मेरा एजुकेशन रहा. बाद में one life changing event happened during my BSc final year's time. कि किसी ने आके मुझे बोला कि तुझे कुछ तो अलग करना चाहिए. Your parents have given their heart and soul to you. Now you have to turn around and because मैंने पहले शायद मेहनत नहीं किया था. तो यहाँ पर मेहनत करने का चांस मिला. मैंने बीएससी फाइनल ईयर में जितना पढ़ाई किया उतना बाद में फिर मैंने शायद फ्लूट के लिए ही किया है. So okay, that's very interesting. तो ये मतलब लाइफ चेंजिंग जो एडवाइस किसी ने दिया तो उनका क्या नाम अता पता क्या है? अभी मुझे नाम है उनका भूल गया. लेकिन कैसे मतलब who is it? फ्रेंड था कोई? तुम्हारा फ्रेंड था या कोई तो कजिन था वो शायद. He came and he gave me an advice. Somehow I'm just forgetting his name. But that person influenced my life so that I can dedicate my efforts. So वो करके मैंने फिर मुझे MSc कंप्यूटर साइंस में पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला. So I came to Pune. I was studying computer science. जब मैं फाइनल ईयर में पास आउट हो रहा था वहां से तो मेरे साथ में पढ़ने वाले सीनियर जूनियर वो जो थे और बैचमेट सब लोग अमेरिका जाने की बातें कर रहा था. मुझे लगा था कि मैं सीधा सीधा नौकरी करूंगा कहीं पर चुपके से. बट वो सॉफ्टवेयर का जब बूमिंग पीरियड चल रहा था तब. तो आई वर्कड फॉर 3 years इन persistent systems यहाँ पर पुणे में. I was among their first few employees. 91 में पास आउट हुए? 91 में मैं पास आउट हुआ. And those days I think picking up MSc computer science will be very rare because computers एक तो was not very popular. So how did you choose one to move from Nagpur to Pune? Why was that decision? And फिर ये specifically why was it computer science and not any other thing? कुछ याद है why? जब मैं BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था तो मैं 8085 का प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग करता था. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. और क्या कर पा रहे थे वो मैं देख पा रहा था. तो वो असेंबली लैंग्वेज में जुगाड़ करना में मजा आ रहा था. तो बोला कि ये फील्ड अच्छा दिख रहा है. और जब टाइम आया तो मैंने कहाँ हो सकता है ये देखा मैंने. तो दिल्ली में हो पा रहा था, एक पुणे में हो रहा था, एक और 2 जगह में हो रहा था. मैं चारों जगह का एग्जाम मैंने लिखा. और हमारे नागपुर से शिवाजी साइंस की बड़ी गैंग यहाँ पर आई थी. अच्छा. तो हाँ, तो उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन मतलब फ्यू लोगों का सिलेक्शन हुआ. उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. तो मैंने MSc कंप्यूटर में एडमिशन लिया. और दैट वाज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी डेफिनेटली. ओके. तो 2 साल एजुकेशन यहाँ पर किया. पुणे का लाइफ आउटसाइड ऑफ द हाउस वाज रियली वंडरफुल. चैलेंजिंग एंड वंडरफुल. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके. हॉस्टल में रहता था. डैड यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर अस लाइक एवरीबॉडी एल्स. और अपने मेहनत से किया. फिर वो किया. 91 में पास आउट हुआ. परसिस्टेंट में जॉब किया. And I was looking for an opportunity to go to US to earn some money and then come back. तो वो मैं 94 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला.
परसिस्टेंट के थ्रू 2 महीने के लिए जाके आने के लिए, फिर 1 महीने के लिए आने के लिए। फिर मेरे MSc के एक बैचमेट की कंपनी में मुझे जॉब मिला, कॉमेट सिस्टम बोल के है। तो वो वहाँ पर मैं 2 साल काम किया। फिर डेटाबेसेस फील्ड में मैंने पहले काम किया था परसिस्टेंट में, वो मैंने कंटिन्यू किया। वर्सान में काम किया, फिर इन्फोसिस में थोड़ा देर काम किया, फिर मोटोरोला में काम करने को मिला मुझे डिवाइस लेवल पे। फिर पेपैल में काम करने को मिला। So all तो these was in अलग-अलग फील्ड US? में काम करने। All these All were of this in was in US? US, yeah. Okay. So which were the कौन से cities में, मतलब पहला जब persistent के तरफ से जो गए थे, which was that city and बाकी कौन से cities में थे? My first experience of US was in Bloomington, Indiana. वो यूनिवर्सिटी टाउन है। अच्छा। तो वो वाला पहला एक्सपीरियंस था। 2 बार जाके मैं वहां पर वापस आया। तीसरी बार गया तो उनको मैं हैंडओवर का काम किया। बाद में आई शिफ्टेड टू द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। ओके। एंड 96 में फिर शादी हुई। that was the life changing event. So then as for everybody, then in due course of time my daughter was born in 2000 January, and फिर एक झटका लगा मुझे। एक लाइफ ने, मतलब जिंदगी ने बता दिया कि my friend always used to call survival is by fluke, death is certain. तो उसकी अनुभूति मुझे हुई एक बार। मतलब 2000 में हमारी बेटी was growing up, she was about 6 or 8 months old, about August time frame में। So my wife had resumed a job after 3-4 months of taking care of my daughter, and she was going traveling and coming back Saturday, Sunday, taking care of my mom was with us to take care of the little baby, and सब चल रहा था। So Friday she came back saying that मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। सैटरडे को मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। So लोकल क्लिनिक, उन्होंने बोला कि she was little bit worried। तो मैं संडे को उसे मेन हॉस्पिटल में लेकर गया, हिल कम्युन हॉस्पिटल में, माउंटेन व्यू में, बे एरिया में। उन्होंने फिर डिस्चार्ज दे दिया शाम को, थोड़ा सा सलाइन वगैरह लगा करके। बट माय वाइफ वाज नॉट फीलिंग वेल। मंडे को मैं फिर वापस लेकर गया, सो शी वाज रियली इल। तो उन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तुम्हारे वाइफ को। ओके। एंड माय वाइफ स्टार्टेड sinking from that Monday onwards, and Wednesday, Thursday को she was completely coma में चली गई थी। and Friday को डॉक्टर ने मुझे बताया कि मतलब they were trying to console me, they will have to do spinal tap to remove the excess fluid, meningitis के कारण जो होता है वो ब्लॉक हो करके it plays havoc with your spinal cord, and all it puts pressure on your brain, which can cause you damage everywhere, in eyes, ears, your voice can go, anything, all senses can go, you can become paralyzed, anything हो सकता है। So but Saturday she had to be intubed for artificial respiration। फिर वहां से वो रिकवर होके संडे को वो रिकवर हुई। बट हॉस्पिटल से घर आते वक्त उसे 40 दिन लगा टोटल, फ्रॉम द फर्स्ट डे हॉस्पिटल टू द 40th day, when she was able to get up from the bed and walk for 10, 15, 20 meters, then the hospital discharged her। फिर वहां से वापस आई, and I prayed to the God, this is unfair, you should give me back my wife as she is। So God was merciful, and she has back with us, living happily, healthy। और उसके मन के लिए जो भी कुछ होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ to the maximum extent possible। So there is no denying that survival is by fluke, death is certain। तो वो कभी भी आ नहीं सकती। Every day, whether you have such an experience or not in your life, we have to remember that every day is a bonus from God, and you should treat your life like that।
तो ये सब हुआ. उसके बाद में बच्चे हुए, बड़े हो गए. बेटा कब हुआ? बेटा कब हुआ तुम्हारा, मतलब when was your फिर son born? 2004 में my wife was working in, while I was traveling and working in Infosys, my wife was working in Sacramento area. तो हम लोग वहाँ से बे एरिया में हमारा जाना घर था, तो हम लोग शटल करते थे 15-20 दिनों में. सो फिर मुझे मोटरोला में जॉब लग गया था, तो मैं शटल करता था, वो लोग वहीं रहते थे. 2004 में नवंबर में सन वाज बॉर्न. ओके. एंड मैजिक ही बोल सकता हूँ दोनों का. So दोनों बच्चे both are citizen of US. Both are born there, yeah. Yes, by birth. हाँ. तो Then वो क्या 2006. Yeah, so once they finish up, they also might want to go back to US, or what they पढ़ाई के लिए जाने में उनको आसानी होगी. हाँ. मतलब we cannot say about this thing. तो जब मैं कॉर्पोरेट में था 2006 में, हमने फिर वहाँ पे घर लिया, बड़ा घर लिया. We enjoyed that till 2010. लेकिन एक दिमाग में कीड़ा रहता था कि हमको वापस इंडिया में जाना है, हमको वापस इंडिया में जाना है. Okay. And specifically for wife, she wanted to spend time with her family also. It was difficult by staying in US. So 2010 में we made that call to come back to India. शुरुआत में मैंने पेपैल के थ्रू आने की कोशिश किया. वो चेन्नई में रहता था, but because I had lived in Pune for the first few years, I wanted to come back to Pune to enjoy all the cultural things and everything else. जब मैं यहाँ पे रहता था तो सवाई गंदर में जाके क्लासिकल म्यूजिक का सब कॉन्सर्ट देखता था, सब भीमसेन जोशी जी वगैरह वगैरह का. 89 to 94 मैंने बहुत एंजॉय किया वो. फिर I wanted to come back to the same life. Pune was beautiful and green. There was a nice university fountain in front of the university campus. उसी एरिया में मैं काम करता था, उसी एरिया में रहता था. वापस आने के बाद 99 में बदल चुका था. 2010 में तो डेफिनेटली काफी बदल चुका है. The Pune I left behind is very different from the Pune I came back to. Okay. Pune एयरपोर्ट और Pune स्टेशन के सिवाय मेरा Pune से कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं है. Okay. But so you also moved away from active corporate life quite early. Matlab, everyone has, because I think given that our parents mostly were into that either salaried job or government job जहाँ पे 58 or 60 years होता था. But you have moved away from the corporate quite early. So when did you actually stop active? Yeah, actively कब corporate में काम करना बंद किया? Sorry. So people were asking me, why are you going back to India? Okay. So I said that everybody who is not living in their hometown has an inside voice which tells them कि मुझे मेरे गांव में वापस जाना है. बराबर. Few people are able to respond to it. I took that courageous step to come back. I'm not saying I'm right or wrong, but I came. एंड फिर मैंने जब कैलकुलेशन किया, मेरे बहुत अलग अलग एक्सेल होती है, मैं करते रहता हूँ कैलकुलेशन. तो मेरे कैलकुलेशन के साथ मुझे पता चला कि बेसिक सर्वाइवल के लिए जितना मुझे लगता है तो मैं मैनेज कर लूंगा. फिर इंडिया में 5 साल इन्फोसिस काम करने के बाद में आई सेड कि दिस इज द एंड ऑफ इट. 5 years in Infosys is the last. So on the 5th year of completion of 5th year, ग्रेजुएटी लेके ग्रेजुएटी लेकर के मैंने एंड ऑफ करियर किया. But Infosys, during that time, very interestingly, Infosys used to give gratuity even if the person had spent 1 year. Though the law says 5 years, agar if you are after 1 year, 2 year, 3 year, they still was giving you gratuity, a different proportion, but only one few organization which gives, because I have worked in Infosys for around 4 years, so I know they gave me gratuity after leaving Infosys. So
अच्छा, बट एनीवे मुझे आई थिंक मेरे वक्त हमको 5 साल का टर्म किया था उन्होंने शायद, दे किया चेंज हुआ था. बिकॉज़ पीपल Okay, वेर later ऑलवेज maybe, गोइंग वेरी क्विकली, yeah, later they might have बिकॉज़ लॉट changed ऑफ it to पीपल आर, some. देयर वाज अ टर्न अराउंड बिकेम वेरी हाई, churn became very high. They Hmm. hire 35,000 people, employees every year. Now I don't know, 60,000 freshers. Maybe around that, yes, A correct. lot of churn. So then to cut down on that, they might have extended it to 5 years. Hmm. So so वहां पर जो नेक्स्ट ट्रांजिशन आया मेरे जिंदगी में वो वहां पर आया, Okay. which was for this one. Oh, Basuri, yes. 2000 I started working in 2011, इन्फोसिस में काम शुरू किया. वहां पर एक बंदे पढ़ाने आते थे, सुनील पाटिल बोल के, मेरे जो पहले सर गुरुजी है वो. सो वो एवरी ट्वाइस ए वीक वो पढ़ाते थे. उन्होंने बांसुरी सिखाना शुरू किया. तो मैं जाता था क्लास को, एक छोटी वाली सी शार्प की बांसुरी लिया था. Okay. और उसपे सारे गामा बनाने की कोशिश किया. हाँ. वो जमा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अटेंडेंस के लिए 18 मार्क रखे थे फॉर द 18 क्लासेस. Okay. और सारेगामा पधनी बजाने के लिए थोड़ा सा मार्क रखा था. हाँ. और अलंकार के लिए थोड़ा मार्क रखा था. मुझे 40 में से 20% मार्क मिले. लेकिन मैं पास हो गया, 20-25 कुछ मार्क मिले. आई पास्ड, बट आई डिड नॉट गिव अप. वहीं पे मेरे जो बडीज बन गए थे, उनके साथ मैं बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस करता रहा. तो बैचेस कंटिन्यूअसली होते थे, मैं वहां जाया करता था. तो गुरुजी यूज्ड टू चार्ज हिज मंथली फी और हमको पढ़ाते थे सब लोगों के साथ में. और हम लोग बैठ के प्रैक्टिस करते थे. ऐसे जुड़ के हमारे 15-20 लोगों का ग्रुप हो गया था. फिर हमारे जो सीनियर गुरुजी थे विवेक सोनार, जो हरिप्रसाद चौरसिया के स्टूडेंट है, प्रीमियर स्टूडेंट, तो उनके साथ एक 3 दिन का ठाणे में वर्कशॉप हुआ था. तो वहां पे हम लोग किसी डॉक्टर के घर में, बंगलो था ऐसा वहां पर. वहां पर देयर अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स विच गॉट टुगेदर. और सबने मिलके ऐसा बांसुरी बजाया, एक ऐसे छोटे खोली में, मतलब ऐसे उनके नीचे वाले पार्किंग में सब स्टूडेंट बैठे थे. अब सब लोगों ने उनको फटाफट 3-4 में बहुत सारा राग हमको सिखाया 3 दिन में. अच्छा. तो वो उसके कारण वो इम्प्रेशन बहुत पक्का हो गया. फिर वो धीरे धीरे चलता रहा. फिर 1.5 साल के बाद में, अपना टाइम चेक करते हैं, सॉरी. हाँ, 1.5 साल के बाद में मुझे पता चला, टाइम है ना. 1.5 साल के बाद में मुझे पता चला कि ये तो बांसुरी मेरे को चाहिए नहीं, वैसे नहीं बज रही है. तो मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया. और वन ऑफ माय फ्रेंड वाज गोइंग टू पंडित राजेंद्र तेरे देसाई. तो उसने मेरे उनका नाम रिकमेंड किया. आई वेंट टू मेट गुरुजी. गुरुजी ने मुझे बांसुरी बजाने के लिए बोला. तो मैंने यमन राग बजा के बताया. वो जो घिसा हुआ था वो मैंने पूरा के पूरा चक्की की तरह बजा दिया. तो मैं बोला हाँ, और लाके अभी और ऊपर के नोट बजाता हूँ. तो ऊपर के नोट बजा के बताया. फिर उसने बोला, गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल से हम लोग सा शुरू करते हैं. तो फिर सारे गमा पधनी, बाद में सारे रे गा गमा पधन, ऐसा सुरों का एक में से रिलेशन, ये सब बेसिक चीजों में मेरे गुरुजी ने मेरे पे बहुत काम किया. He used to sit like that, assess me and guide me and tell me key tips. और बहुत अच्छे डिस्कशन हुआ है मेरे गुरुजी के साथ में. बाद में 3.5 साल के बाद में तक मैं वहाँ उनके साथ सीखा. फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड मेरे से जाने लगा. तो फिर मैंने कहीं और रागा के बारे में ऑनलाइन थोड़ा सीखना शुरू किया. और एक शशि गोयल जी है बोल के है, उनसे मैंने थोड़ा 1.5 साल सीखा. अभी मैं पंडित राजेंद्र कुलकर्णी जी के को अपना गुरु बोलता हूँ. उनके तरफ से मैं रागा की जानकारी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. भी देखिए क्या होता है. There are many wonderful things. Let me play you one of the old songs from our childhood. जो बांसुरी का हमारे जिंदगी में पहला इम्प्रेशन हुआ था, वो मैं कोशिश करता हूँ. और ये बांसुरी में हाथ में लेने के बाद मुझे पंडित सुनील पाटिल जी ने मुझे यही हमको सिखाया था पहले.
Malgudi days, matlab, it's nostalgic for all of us, I think, who have grown up watching the serial. वही simplicity and मतलब वो धुन भूल नहीं सकते जिन्होंने मालगुडी डेज सुना हुआ है. But I think along with flute, जो तुम्हारी passion है, I think cycling भी you have been doing for a long time. So how did that interest start? And because you are able to somehow link both of them, कि तुम कहीं दूर चले जाते हो, कहीं मतलब कोई तालाब के पास बैठ जाते हो और फिर मतलब बांसुरी बजा लेते हो 40 मिनट, या कोई मंदिर पहुंच जाते हो बांसुरी साइकिल चलाते हुए बजाते हो और फिर वापस आ जाते हो. So tell us about it. हाँ, साइकिलिंग जो है, मुझे मेरी फर्स्ट साइकिल मुझे 7th स्टैंडर्ड में मिली थी. हाँ. ड्यूरिंग दिवाली टाइम. तब तक मैं हडस को बड़ा बैग लेकर के, ब्राउन कलर का बैग लेकर के बस से जाता था. और नागपुर की बस तुमको पता है कि 3 बस एक ही टाइम पे आती थी इकट्ठे एक समय पर. और बाद में फिर 2-3 घंटे बस नहीं आती थी. तो हम लोग बस से जाया करते थे, बस से आया करते थे. वापस आते वक्त हम लोग कभी-कभी बस का पैसा बचा करके चूरन लेके खाते थे बर्डी से. धनवटे रंग मंदिर के पास उस एरिया से. और बाद में चल के घर आते थे. कभी बेर खाते थे, कभी ऐसा करते थे. बट इट यूज्ड टू टीच यू अ लॉट ऑफ टाइम. तो 7th में मुझे साइकिल मिला. तब हमने साइकिल चलाना शुरू किया. फिर 10th में हम लोग, मेरा 10th होने के बाद में हम लोग हमारे राहटे कॉलोनी वाले घर में शिफ्ट हुए थे. तो राहटे कॉलोनी वाले घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे सब वहाँ के दोस्तों ने मिलके प्लान किया कि कुछ लंबा राइड पे जाते हैं. तो हम लोगों ने उठ के बोला घर में कि जा रहे हैं थोड़ा साइकिल राइड को, वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में. मैंने मम्मी को बताया कि हम लोग रामटेक को जाने वाले हैं. बाप रे. तो हम लोग पूरा साइकिल चलाते चलाते रामटेक तक पहुंचे. तो वही हमारी पहली वाली साइकिल थी, उसी को लेके पहुंचे थे वहां तक. तो साइकिल लेके रामटेक पहुंचे और रामटेक को कालीदास स्मारक तक के हमने साइकिल हाथ से ढकलते लेकर गए. इट टुक अस अबाउट 1 hour and 45 minutes टू गो अप देयर. साइकिल चलाते वक्त. तो वो चलाते नहीं गए, वो साइकिल तो चला ही नहीं पाते थे. वो मैं ढकेल के लेकर गए थे सब लोग बंदे. ऊपर जाके हमने साइकिल किया, दर्शन किया, वापस आया और साइकिल पर बैठे. और फिर हम लोग सिर्फ ब्रेक हाथ में बैठ के 3 मिनट में पूरा उतर गए थे वो पूरा माउंटेन. And we were mostly braking, controlling the bicycle rather than it. फिर शाम को 7:30 बजे घर आए. We were dead tired. We crashed. I don't know what happened. फिर वहां से साइकिल कंटिन्यू हुआ वहां से. फिर बीएससी तक साइकिल चलाया था. पुणे में आया तो मेरे मामा ने मुझे साइकिल दिया था, नासिक से ला करके साइकिल दिया. तो फिर मैंने चलाया बीएससी में. और 92 में मेरा बाइक मेरे हाथ में आया. People call me as a rash driver, but I don't know. I have a harmony with my vehicle, whether it was bike or anything else. तो फिर बाद में यूएस में गया. तो यूएस में फिर पेपैल में जाने के बाद में एक बंदा था, वो लंच टाइम राइड को लोगों को ले जाता था. तो उसने 1-2 साइकिल ला के रखा था. फिर वहां मैंने साइकिल चलाया. बोला मजा आ रहा है इसमें. फिर वहां मैंने साइकिल लिया, एक सेकंड हैंड साइकिल लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए. और फिर वो 2-4 बार मैं साइकिल लेके ऑफिस में भी गया था पेपैल में. और वापस आते वक्त मैंने आई गेव दैट साइकिल अप टू समबडी एल्स, केम बैक टू पुणे. फिर बेटी के लिए साइकिल लिया था. तो वो घर से वहां पे तक चला के लेके गया था, दुकान से घर तक के 20-25 किलोमीटर.
तो सब मजा है। फिर वो कंटिन्यू हुआ, फिर वो ब्रेक हुआ था। तो फिर यहाँ पे नए घर में आने के बाद में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं अलीबाग जा रहा हूँ, तू हमारे साथ चलेगा क्या? मैं बोला साइकिल तो मैं वैसे चला लेता हूँ, लेकिन अच्छी साइकिल रहेगी तो चलाऊंगा। सो देन आई डिड a 140 kilometer ride to Alibag that day. That was my another big ride. अलीबाग में जाके हम लोग रुके, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के 20 किलोमीटर हम लोग वहाँ पे बोट के पास गए, फेरी पे साइकिल चढ़ा के वी लैंडेड एट गेटवे ऑफ इंडिया। फिर घूम के दादर बस स्टॉप तक, मरीन ड्राइव पूरा मुझे साइकिल चलाना था, तो मरीन ड्राइव का राउंड लिया। बाद में सेकंड वाला हाजी अली के सामने से राउंड लिया। देयर इज वन फोटो ऑफ मी विद द कॉमन मैन सिटिंग डाउन नियर द वर्ली सी फेस। सो वो किया, फिर दादर आए, वहां से घर आए। फिर एक बार पंढरपुर का राइड किया। तो ऐसा सब राइड करता रहा अलग अलग। एक बार मैंने यहाँ से सिंहगढ़ तक का राइड किया पूरा, ऑल द वे आई क्लाइम्ड ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द माउंटेन सिंहगढ़ विदाउट टेकिंग माय फीट ऑफ द पेडल। तो ये सब मजा किया और भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो साइकिलिंग किया, बांसुरी आ गया था बीच में। तो फिर मैंने रिटायर होने के बाद में, मतलब अर्ली ब्रेक लेने के बाद में, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट कॉल इट रिटायरमेंट, क्योंकि जिंदगी जो है वो चली जा रही है। एट 60 यू आर गोइंग टू डू विदाउट योर चॉइस। गवर्नमेंट इज गोइंग टू फोर्स यू टू रिटायर। दैट इज द लाइफ वी आर ऑल यूज्ड टू। जो मैंने कैलकुलेशन किया था कि इसके अनुसार मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे पता चला था, तो वो मैंने कर दिया। 2016 में ये करने के बाद में बांसुरी के ऊपर मैंने भी इसमें 2 हुक लगा के रखा है वैसे। तो ये 2 हुक मैं साइकिल के डंडे पे लगाता हूँ सामने वाले, और उसके ऊपर से टांग मार के साइकिल लेके जाता हूँ। एक मेरा स्पीकर है और एक आईफोन मैंने लिया है जिससे म्यूजिक चलता है या तबला, इस पे रिदम चलता है, और मेरा बांसुरी। माय साइकिल इट टेक्स मी, मुझे एक्चुअली साइकिल हैज अलाउड मी टू गो टू वेरी डिफरेंट प्लेसेस वेयर स्कूटर और व्हीकल वुड नॉट गो। तो किसी भी रोड में कैसे भी निकल जाता हूँ। चाहे तो मैं हाथों से साइकिल उठा के ऊपर रख देता हूँ। एक सिंहगढ़ के बाद में वो एक साइकिल वाला एक मेरा फोटो मैं कभी बताऊंगा आपको। जरूर जरूर। तो ये मेरा साइकिल और फ्लूट का एक्सपीरियंस है कंबाइंड। सो लवली। मतलब आई थिंक अब तक हमने जो देखा कि मतलब यू हैव डन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल, कॉर्पोरेट लाइफ वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। उसके बाद भी मतलब यू हैव इंश्योर्ड कि तुम्हारे जो पैशन है, एक नया पैशन सीखा तुमने विच इज फ्लूट। एंड साइकिलिंग तो मतलब नागपुर वाले तो करते ही रहते, बट पीपल लाइक मी, if given a choice I will be too lazy, because मुझे एक चीज निकलना था, and which I always thought my achievement in life will be the day I stop doing the physical thing of doing a cycling. So एक आध बार जिम वगैरह में कर लेता हूँ, but I have never got into as you have कि साइकिल लेके I will be doing. I am more comfortable using my vehicle, motorized vehicle, to move from one place to another. So hats off to you, because not only it's I think helping you out physically, but I think mentally also it's giving you a lot of satisfaction. Ek cheez about since we have been talking about early retirement and otherwise, one thought which is there in everyone's mind, and maybe I also have this question, that what is your philosophy about managing money, because that becomes very important for you to be financially independent after a particular age. जब आपके मतलब revenue stream stops coming either from your business or work, or maybe rental or whatever you are looking at, what are few things which you are doing? थोड़ा summarize इसमें, थोड़ा simple भाषा में अगर समझा सके कि पैसे के साथ आप क्या करते हो। हाँ, एक्चुअली क्या है पता है क्या कि पैसे का इट इज नेवर इनफ। करेक्ट। जब मैंने पहला जॉब शुरू किया, तो आई हैड सम एजुकेशनल लोन्स व्हिच आई पेड ऑफ।
to my relatives and everything else who had supported me. उसके बाद में मेरे पास बैंक में 5,000 रुपए जमा हुआ था 92-93 में. I felt the richest at that point in time. That richness I have never felt ever since that. Okay. My parents were taking care of us very well. They were giving us everything else, but बैंक में पैसा जमा हुआ मैंने कभी देखा नहीं था. पैसा आता था, खर्चा हो जाता था. नहीं होते थे उधार लेकर के खर्चा करते थे और काम करके चला लेते थे. पैसा बचाया हुआ है, जमा करके रखा हुआ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था. तो फर्स्ट टाइम मेरा जो पैसा जमा था 5,000 रुपया बैंक में, उसमें बहुत खुशी मुझे हुई थी. उतनी खुशी कभी नहीं हुई. फिर कॉर्पोरेट लाइफ शुरू किया मैंने, तो 5,000 का 50,000, 50,000 का 5 लाख, 5 लाख का 50 लाख. मुझे पता चला कि मैं वहीं पे हाईवे में वहीं पे रुक गए 50 लाख पे. आई थॉट you'll go to 5 crore and then 50 crore and all. नहीं. मतलब अभी तुम देखने जाओगे तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है. तुम हाईवे में भागना शुरू करो, so this becomes only a milestone. तुमको जिंदगी के सर्वाइवल के लिए तुमको कितना पैसा चाहिए जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, वो तुमने एक बार पता कर लिया. उसके बाद का जो पैसा है वो तो वेस्ट है. बिकॉज आज मैं अगर if I die today, how much money I leave behind without enjoying it is a money which has been wasted. और वो बोलते हैं कि बच्चों को तुम जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि their capability to earn for themselves more than live off their savings, of their parents' saving. There are a lot of people. I'm hearing horror stories. बच्चों के कारण लोगों को रोना पड़ता है. So we have been privileged and we are giving, hopefully we are giving the same to our children in wealth and legacy so that they can earn their living. उसके बाद में बाकी का जो पैसा है वो तो एक्स्ट्रा है. ये तो हाई लेवल फिलोसॉफी हो गई. बाद में एक्चुअली I am very passionate about managing my money. What I feel is that you have to earn adequate money to beat your inflation. And for managing that money, you should get a payback for your survival. We are actually trustees of taking the money and passing it on if we are not spending it. So anything reasonable should be done. मतलब if I want to buy a BMW today, can I buy it is an open question. It is only 50 lakhs. By stretching, borrowing, begging, stealing, everything else, I can always buy BMW. But वो मेरा Honda City में और XUV में भी, मतलब Honda WRV में भी काम हो रहा है, वो XUV में भी काम हो रहा है मेरा. तो कितना ऊपर जाना ग्रिड का, उसका कोई लिमिट नहीं है. Lamborghini लेकर भी खुशी नहीं है. So ये हाई लेवल फिलोसॉफी है मेरी, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन मैं I definitely take care of my money. What I have to do basically, मैं अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ और मेरे तकिए के पीछे रखता हूँ और 10 साल के बाद निकालता हूँ, तो उस 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपए जैसे हो जाती है. बराबर. Because inflation actually has depleted its value at certain level. तो इन्फ्लेशन से जो वैल्यू है, अगर मुझे वो 100 को 200 करना है, तो 10 साल के बाद में सिर्फ 200 होके काम नहीं होगा वो, क्योंकि 200 रुपए का वैल्यू 20 रुपए होगा इन्फ्लेशन के कारण. तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में होना जरूरी है. तो वन इज इन्फ्लेशन मैचिंग, सेकंड इज अर्निंग द मनी एट योर इंटरेस्ट रेट. सो यू कैन टेक एडिक्वेट रिस्क which you define to beat your inflation, and that's my money management philosophy. तो मैं वो कैलकुलेटेड रिस्क अलग अलग तरीके से लेता हूँ. मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो आइलैंड बॉर्डर के ऊपर मैचेस चलती थी, ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू मेक 130 रन्स with 3 wickets at 35th over.
और लास्ट 15 ओवर में धुलाई लेकर के वो 260 करते थे. When average used to be 220, they used to take it to 260. So we have to figure out how many runs have you scored. I call that I have scored 220 runs in 35 hours. Okay. And I have to take calculated risk in the remaining 15 overs to go to 400. अगर मैं धोनी के मतलब आज के धोनी के तरफ खेलूं जो जाकर के टक करके 1 रन करता है, तो मैं सिर्फ 6 का रन एवरेज बना करके 250 से 300 तक ही पहुंच पाऊंगा 15 ओवर में 90 रन बना करके साढ़े. अगर मुझे 400 रन बनाए तो मुझे हार्दिक पांड्या की तरह खेलना पड़ेगा. सो कौन से फेज ऑफ लाइफ में तुमको क्या करने का है ये जरूरी है. तुम्हारा एक्सपेंसेस का मनी बचा के रखना चाहिए. बाद में तुम्हारा रिस्क का मनी तुमने मैनेज करना चाहिए और वो रिस्क लेना भी चाहिए. सो दैट जितना तुमको अगर तुमको छक्का मारने की जरूरत 8 ही रन बनाने का है तुमको, तुम चौका मार के प्लेस करके पाकिस्तान की तरफ भाग के 2-2 रन मार के बना सकते हो तो तुमको उतने ही में मैनेज करना चाहिए. अगर तुमको वेस्ट इंडीज की तरह छक्के मार मार के सीधा लेके जाने का है तो तुमको उतना कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा. तुम्हारे विकेट भी जा सकती है. तो ये मनी मैनेजमेंट का भी फिलॉसफी उसी तरह अप्लाई होता है क्रिकेट की तरह से. ओके, थैंक्स अ लॉट. आई थिंक बहुत अच्छी एनालॉजी और आई थिंक सिंपल वे से आपने बता दिया कि क्या है. सो हम लोग मतलब वी हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट 45 मिनट्स ऑड. तो बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर शो, आपके फ्यूचर के बारे में सम बकेट लिस्ट व्हिच यू स्टिल वांट टू परस्यू, बिकॉज आई थिंक वी आर हाफ वे स्टेज. 100 साल तक जिएंगे तो एनी बकेट लिस्ट व्हिच इज लेफ्ट आउट. हाँ, मतलब अभी तो मुझे जिंदगी में करने के लिए काफी कुछ है. मैं रिटायरमेंट ले लिया ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा काम है मेरी जिंदगी में. There are 300 ragas. Out of that, I want to learn 30 or 40 in depth level so that I can play them for 3-4 hours at a time without repetition. और अलग ताल में अलग इसमें ये करने का है. उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ये मुझे पता है. और गाइड गुरु की गाइडेंस भी लगेगी बराबर. तो वो लेकर मैं बढ़ाऊंगा उसे. और मुझे अभी एक नर्मदा परिक्रमा करने का है. okay. और मुझे साइकिल से यूएस का क्रॉस कंट्री का टूर करने का है. सो मेरे बच्चे मतलब माय डॉटर गोज ऑफ टू स्टडी इन 22 समर ऑफ 22. उसके बाद में मैं एक यूएस का क्रॉस कंट्री का मेरा प्लान है बकेट लिस्ट में. बाद में इसी तरह मैं मेरा साइकिल और फ्लूट का जुगाड़ मैंने बता दिया. तो साइकिल के साथ में फ्लूट लगा करके मैं यूरोप का टूर, इंडिया का कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये सब मेरा करने का प्लान है. नर्मदा परिक्रमा, मे बी ऑन बाइसिकल, मे बी विदाउट बाइसिकल. तो या दैट इज माय प्लान in the long term. It's lovely. So wish you all the best and we will be looking forward to following you on all those things. So आपके नाम के हिसाब से आप जो भी करते हो, विश्वास नाम है तो हर काम में विश्वास के साथ करते हो. So wish you all the best and thanks a lot for taking time out and sharing about your life journey, about your interest, about your views about different things. Yeah. So wish you all the best. Thank you to you for doing this wonderful thing for all of us and letting us talk about our lives. Okay. Bye bye. Bye bye.